हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है वहाँ से एक टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 12th क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें मेजर क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन ये बनता है और साथ ही नीट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं और अन्य जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है बायोलॉजी रिलेटेड और जनरल जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए समझते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कुछ इन भागों का बना होता है। प्रत्येक भाग को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ दिख रहा है आपको, जो संख्या में 2 होते हैं। ये सब पैल्विक रीजन में उदर गुहा के निचले भाग में ये उपस्थित होते हैं और इन्हें कहते हैं अंडाशय। सबसे पहला पार्ट है अंडाशय, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ओवेरी। ये होते हैं 1 पेयर होते हैं, एक जोड़ी ये पाए जाते हैं। एक जो है वो राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में ये पाया जाता है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, ये जो आप एक नलिकाकार संरचना देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट है जिसे कहते हैं ओविडक्ट या अंडवाहिनी। इसे कहते हैं अंडवाहिनी या इंग्लिश में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये भी 1 पेयर होती है, एक जोड़ी ये पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी ये भी एक जोड़ी होती है। इसके बाद तीसरा बड़ा पार्ट ये आप जो देख रहे हो, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये कहलाता है गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय इंग्लिश में इसे कहते हैं यूट्रस। ये संख्या में होता है सिर्फ एक, यूट्रस या गर्भाशय। इसके बाद चौथा पार्ट जो गर्भाशय का निचला नलिकाकार भाग है, इसे सर्विक्स कहते हैं। इसे सर्विक्स कहते हैं या हिंदी में इसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा इसे कहते हैं। ये भी संख्या में एक ही होती है। इसके बाद ये चौथा पार्ट हो गया गर्भाशय ग्रीवा। इसके बाद का जो ये नलिकाकार भाग है, इसे जो 5वां पार्ट है इसका, इसे योनि कहा जाता है। योनि इंग्लिश में इसे कहते हैं वेजाइना। ये भी संख्या में एक होती है। इसके बाद बाह्य जननांग मौजूद होते हैं। इसके जस्ट बाहर जो है वो बाह्य जननांग पाए जाते हैं। इसका जो छठा पार्ट है उसे कहते हैं बाह्य जननांग या बाह्य जननेंद्रिय। ये भी इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, सभी संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। बाह्य जननांग जो बाहर से नजर आने वाला पार्ट है वो है बाह्य जननांग। इसके अलावा इसमें पाई जाती है ग्रंथियाँ जो मादा प्रजनन तंत्र का निर्माण करती है। सबसे महत्वपूर्ण है स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है जो होती है 1 पेयर, एक जोड़ी ये पाई जाती है। इसके अलावा ग्रंथियों में पाई जाती है पैरायूरेथ्रल ग्रंथि। पैरायूरेथ्रल ग्रंथि पाई जाती है। ये भी 1 पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। इसके अलावा जो है बार्थोलिन ग्लैंड्स भी होती है। बार्थोलिन ग्रंथियाँ ये भी 1 पेयर होती है। तो ये सारी संरचनाएं, ये सारे अंग मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननांग और ग्रंथियां। इस तरह ये जो डायग्राम आप देख रहे हो सभी हमने यहाँ इसमें मेंशन भी कर दिया है। ध्यान रखना है, आजकल नीट में कुछ इस तरह प्रश्न आने लग गए हैं। औसतन 2 प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं। आपके सामने एक चित्र होता है और उसमें संख्या 1 2 3 या ABCD होता है और आपको बताना होता है ये पार्ट्स कौन से हैं। तो आपको इस तरह याद करना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो यहाँ ये जो संरचना है ये अंडाशय है।
इसके बाद ये संरचना अंडवाहिनी है। इसके बाद ये जो 3 नंबर संरचना जो आपको पूरी नज़र आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक महत्वपूर्ण, ये गर्भाशय है। इस गर्भाशय का ये पतला वाला भाग नलिकाकार भाग कहलाती है गर्भाशय ग्रीवा। इसके बाद ये जो पार्ट है ये योनि कहलाती है, और इसके बाद जो बाहरी भाग है वो बाह्य जननांग है, साथ में कुछ ग्रंथियाँ भी इनके साथ जुड़ी हुई होती है। चलिए अब बात करते हैं इन एक एक अंगों को हम डिटेल से यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अंडाशय की। अंडाशय जो है, कुछ नाम चूंकि अंडाशय है तो श्योर है ये अंडाकार संरचना होगी, ओवल शेप संरचना होती है, जो इस तरह लिगामेंट्स की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। लिगामेंट्स की सहायता से जुड़े हुए होते हैं किससे? ये गर्भाशय से जुड़े हुए हैं और श्रोणि क्षेत्र से, पैल्विक रीजन से, श्रोणि क्षेत्र से ये जुड़े हुए होते हैं। श्रोणि क्षेत्र की जो भित्ति है, वॉल जो है, उससे ये जुड़े होते हैं। ये कितने होते हैं? ये एक जोड़ी होते हैं, 1 पेयर ये पाए जाते हैं, एक जोड़ी ये होते हैं। ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे ये होते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर इनका व्यास होता है। ठीक है, श्रोणि क्षेत्र में ये श्रोणि भित्ति से जुड़े हुए होते हैं, गर्भाशय की भित्ति से ये जुड़े होते हैं। गर्भाशय की भित्ति वाला जो ये पार्ट जिससे जुड़ा होता है उसे मीजोवेरियम कहते हैं, उसे मीजोवेरियम कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं। ठीक है, मीजोवेरियम कहते हैं। फिर बात करें अंडाशय जो है, उस पर जो भित्तियाँ होती है, 2 तरह की वॉल, 2 तरह के कोशिकाओं की परतें पाई जाती है अंडाशय पर। जो बाहरी परत जो होती है उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। बाहरी वाली जो परत है, आउटर है, उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ये घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है, घनाकार क्यूबॉइडल कोशिकाओं की ये बनी हुई होती है। इसके बाद जो भीतरी इनर वाला जो लेयर है, भीतरी जो परत है, उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं भीतरी परत को। ये वाइट फाइब्रस कोलेजन टिश्यूज की बनी होती है, श्वेत तंतुओं की ये बनी होती है, श्वेत तंतुआकार संयोजी ऊतक की ये बनी हुई होती है, वाइट फाइब्रस कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। फिर ये जो भीतर का पूरा पार्ट है, इस भीतर के पूरे भाग को, ये जो भीतर का जितना भी भाग है उस सब को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। भीतर का जो पूरा भाग है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा का भी जो बाहरी परिधीय भाग है, स्ट्रोमा के आप समझ लो 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट जो परिधि की तरफ है, ये जो मैंने लाइनें यूँ बनाई है, ये परिधीय पार्ट है इसका। ठीक है, इस परिधीय पार्ट को जो है वो कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और भीतर का जो मध्य वाला पार्ट है, जो ये लाल लाइन से मैंने मध्य वाला पार्ट दर्शाया है, इस मध्य वाले पार्ट को चूंकि मध्य में है तो इसे मेडुला कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो स्ट्रोमा के ही 2 भाग कर दिए समझने के लिए। बाहरी जो परिधीय भाग है, इसकी पेरिफेरी में जो मौजूद है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके मिडिल पार्ट में जो है मध्य का भाग है उसे मेडुला कहते हैं। ठीक है, जैसे हम और भी बहुत जगह जहाँ पर भी, जैसे हमने किडनी की स्ट्रक्चर में बाहरी भाग को कॉर्टेक्स पढ़ा, अंदर वाले पार्ट को मेडुला पढ़ा, तो लगभग बायोलॉजी में बाहरी परिधीय भाग को कॉर्टेक्स ही कहते हैं। यहाँ पर भी यही शब्द यूज कर रहे हैं। स्ट्रोमा भाग हमने एक बार पहले किसी कोशिकांग में भी पढ़ा है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से कोशिकांग में स्ट्रोमा शब्द यूज आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये जो स्ट्रोमा वाला जो भाग देख रहे हैं, सॉरी, जो आप ये कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट देख रहे हो, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बहुत सारी फॉलिकल्स जो है, फॉलिकल्स की अलग अलग अवस्थाओं में फॉलिकल्स नज़र आती है। इसमें फॉलिकल्स जो है, डेवलपिंग फॉलिकल्स पाई जाती है, विकसित हो रही फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल सेल्स यहाँ पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है फॉलिक्यूलर सेल्स, जो अलग अलग विकासशील अवस्थाओं में ये मिलती है, और इनका विकास मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से इनमें
विकास होता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार इनमें विकास होता रहता है। और उस साइकिल के हिसाब से आपको अलग अलग समय में आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, ये सब संरचनाएं नज़र आ सकती है इस अंडाशय के भीतर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से ये डेवलप हो रही है। इसलिए डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स ये पेरिफेरी रीजन में नज़र आती है, जिसे हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल से इन सभी पार्ट्स को हम समझेंगे। यहाँ फिलहाल इतना ही समझते हैं। और ये जो मेडुला पार्ट है, मेडुला पार्ट में बहुत सारे जो है रुधिर वाहिनियाँ और कुछ तंत्रिकाएं वगैरह जो मीजोवेरियम से अंदर प्रवेश कर रही होती है, ये सब यहाँ नज़र आती है। ठीक है, तो मीजोवेरियम से भीतर प्रवेश करने वाली रुधिर केशिकाएं और तंत्रिकाएं ज़्यादातर मेडुला पार्ट में ही नज़र आती है। ये बात हो गई अंडाशय की, जो संख्या में 1 होते हैं। अंडाशय का एक और महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग, अंडाशय को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंडाशय को कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है, ओवम का निर्माण, अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में ही होता है। जो फीमेल गैमेट है, जो मादा युग्मक अंडाणु जो होता है, उसका निर्माण अंडाशय में ही होता है। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो यही होगा। ठीक है, तो अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है क्योंकि ये बना रहा है अंडाणु। और साथ ही बहुत सारे, विशेषकर 2 महत्वपूर्ण हार्मोन ये स्रावित कर रहा होता है। 2 महत्वपूर्ण हार्मोन अंडाशय में बनते हैं। एक तो बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन, यही बनता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण भी अंडाशय से ही होता है। तो इस तरह फीमेल हार्मोन्स का निर्माण भी अंडाशय में हो रहा है और फीमेल गैमेट का निर्माण भी अंडाशय में हो रहा है। इसलिए इसे प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है अंडाशय को। ठीक है, ये हमने अंडाशय कंप्लीट किया। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, नलिकाकार, इस भाग को हमने अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा है, जो संख्या में कितनी होती है? 1 पेयर ये होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, या ओविडक्ट। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे इस चित्र को मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ समझने के लिए। ये समझ लीजिए ये ओविडक्ट है, इसका बीच का भाग कुछ फूला हुआ, चित्र में नहीं बनाया लेकिन यहाँ समझने के लिए बना रहे हैं, महत्वपूर्ण है। ये ओविडक्ट है, ये है ओविडक्ट या अंडवाहिनी। ठीक है, समझने के लिए हम बना रहे हैं। ओविडक्ट के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। 3 महत्वपूर्ण भाग स्पष्ट इसके नज़र आते हैं। 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सबसे पहला जो अंडाशय के नज़दीक होता है, अंडाशय के जस्ट पास वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को इनफंडीबुलम कहा जाता है। इनफंडीबुलम कहा जाता है। अंडाशय के जस्ट पार्ट, पहले जो जस्ट पास में जो ये कीप के आकार का, देखो इसका आकार कैसा है? कीप के आकार का है, फनल शेप है। ये किस आकार का है? ये कीप आकार का है, इसलिए इसे हिंदी में कीपक कहते हैं, इनफंडीबुलम। इस इनफंडीबुलम का भी ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो आगे, जो अंडाशय के बिल्कुल पास में है, वो अंगुली नुमा उभार युक्त होता है। इनफंडीबुलम का वो पार्ट जो अंडाशय के बिल्कुल नज़दीक है, वो अंगुली नुमा होता है, वो फिम्ब्रिकेटेड होता है। इन अंगुली नुमा भागों को हिंदी में झालर कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री कहते हैं, अंगुली नुमा भागों को फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री होने का फ़ायदा यह है कि यहाँ का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, ताकि अंडाशय से जो अंडाणु बाहर निकले, ओवम, वो अंडवाहिनी में आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो ये फूला हुआ भाग है, और ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये भाग आपको दूसरा दिख रहा है, इसे कहते हैं एम्पूला।
इसे एम्पुला कहते हैं, हिंदी में इसे तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका। एनसीईआरटी हिंदी बुक में तुम्बिका है, इंग्लिश में इसे एम्पुला कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इनफंडिबुलम के जस्ट अगला और सबसे बड़ा फूला हुआ भाग ये है। इस एम्पुला पार्ट में और ये इसका अगला जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, जिसे कहते हैं इस्थमस, इसे इस्थमस कहते हैं। तीसरा भाग इस्थमस कहलाता है। इसके जंक्शन वाला जो पार्ट है, ये जो जंक्शन वाला भाग है किसका, एम्पुला और इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस का ये जो जंक्शन यानी कि संधि स्थल है, यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आज तक कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और आता रहता है, बहुत बार पूछा जाता है, निषेचन कहाँ संपन्न होता है। अगर जनरल साइंस के एग्जाम में हो तो सीधे सिर्फ अंडवाहिनी होगा, तो आप सीधे कह सकते हो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से और बायोलॉजी में डीपली आ रहे हैं तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में तो हो रही है, लेकिन अंडवाहिनी के भी कौन से पार्ट में, 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो ये निषेचन की क्रिया होती है एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। एनसीईआरटी में ये मेंशन है, बहुत सारी बुक्स में एम्पुला ही लिखा होता है, निषेचन की क्रिया एम्पुला में होती है, तो दोनों सही है। लेकिन मेन चूंकि एनसीईआरटी में है तो आप एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर बोलोगे, ये क्रिया होती है कौन सी, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। यानी कि इधर से जो स्पर्म आ रहा है शुक्राणु और इधर से जो ओवम अंडाणु आ रहा है, इन दोनों का संयोजन यहाँ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप उतारे, इसके बाद हम इसकी यूट्रस गर्भाशय के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने अंडाशय की संरचना देख ली, अंडाशय देखा। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव का दूसरा पार्ट है ओविडक्ट, अंडवाहिनी हमने देख ली है। इसके बाद तीसरा ये जो पार्ट है ये है गर्भाशय। गर्भाशय, गर्भाशय जो होता है इसका आकार कुछ उल्टी नाशपाती जैसा है, इसे कहते हैं पायरिफॉर्म। इसका आकार है पायरिफॉर्म, कुछ उल्टी नाशपाती जैसा है। इसका जो आकार है वो उल्टी नाशपाती जैसा होता है। एक नाशपाती जो होती है उसको उल्टा रख दो, ऐसा इसका आकार कुछ नज़र आता है, जिसे हम इंग्लिश में पायरिफॉर्म कहते हैं। और ये जो अंदर इसका खाली जगह जो है, इसकी जो गुहा है उसे गर्भाशयी गुहा कहते हैं। अंदर जो खाली पार्ट होता है उसे गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं, गर्भाशयी गुहा कहते हैं। ठीक है, बात करें सबसे महत्वपूर्ण, इसकी जो ये वॉल है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट समझने के लिए मैं आपको यहाँ सेपरेट कर देता हूँ। इसकी जो ये वॉल है, ये वॉल बनी होती है 3 विशेष तरह की परतों की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है गर्भाशय में जो आपको समझना है, कुछ इस तरीके से मैंने इसे बना रखा है। आप इसमें अगर आप गौर से देखो तो ये इस तरह से बनी हुई है। गर्भाशय की वॉल, दीवार जो है, भित्ति जो है, वो 3 परतों की बनी होती है। ये पहली परत है, ये दूसरी परत है और ये तीसरी परत है। सबसे बाहरी जो परत है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय की सुरक्षा का कार्य करती है, प्रोटेक्शन का ये काम कर रही होती है। दूसरी जो भित्ति है, सेकंड जो वॉल है, जो यहाँ नीले रंग से मैंने यहाँ पूरे में बना रखा है, ऐसा कलर होता नहीं है, केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा बना रखा है। ये जो दूसरी वॉल है इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कहते हैं। अभी पिछले ही कुछ वीडियो में, पेशियों वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जहाँ पर भी आपको ये जो मायो शब्द मिल जाए, MYO, मायो, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि बात हो रही है पेशियों की। तो ये जो दूसरा स्तर है ये पेशियों का बना हुआ स्तर है, लेकिन यहाँ जो पेशियाँ होती है वो होती है अरेखित पेशियाँ, स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियाँ या अरेखित पेशियाँ यहाँ पाई जाती है। और उन वीडियोज़ में हमने पढ़ा था अरेखित पेशियाँ अनैच्छिक प्रकार की होती है, यानी कि ये पेशियाँ आपकी इच्छा पर गति नहीं करती, ये अपनी इच्छा पर खुद की, इनका कोई विशेष तरह का न्यूरॉन्स द्वारा जनरेट कोई या फिर हार्मोन्स द्वारा जनरेट इम्पल्स द्वारा ये गति करती है, काम करती है।
दरअसल जब प्रसव की क्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका ये है कि ये प्रसव के समय संकुचित होती है। जब यहाँ गर्भाशय की गुहा में अगर कोई भ्रूण मौजूद है, पूरा विकसित हो चुका शिशु 9 माह में जैसे ही विकसित हो जाता है, तो वहाँ उसके प्लेसेंटा से, गर्भाशय से कुछ विशेष तरह के इम्पल्स ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है और वो यहाँ इन मायोमेट्रियम जो है उसकी इन अरेखित पेशियों को लगातार संकुचन के लिए प्रेरणा देता है। तो इस तरह वो संकुचन जो है वो प्रसव करने में मदद करते हैं, यानी कि शिशु को बाहर पहुंचाने में, बाहर डिलीवर करने में सहायता करते हैं। तो मायोमेट्रियम बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्तर है, क्योंकि इसमें पाई जाती है अरेखित पेशियां जो प्रसव के समय तेजी से संकुचित होती है और शिशु को बाहर धकेलने का कार्य करती है। इसके बाद जो तीसरा स्तर जो यहाँ मैंने लाल कलर से दर्शा रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये जो है पहले बढ़ती जाती है और मेंस्ट्रुअल फेज में फिर से ये एंडोमेट्रियम टूटकर जो है वो बाहर निकल जाती है। फिर से इनका विकास, इस स्तर का विकास होता है। फिर से अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती, भ्रूण नहीं बनता, तो ये फिर से टूटकर फिर से ये मेंस्ट्रुअल फेज में बाहर निकल जाती है। इस तरह इसमें साइक्लिक चेंजेस, एक चक्रिक परिवर्तन लगातार इस एंडोमेट्रियम में आते रहते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और ये सब परिवर्तन इसलिए होते हैं ताकि जब यहाँ अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से जब जाइगोट बन जाए, युग्मनज बन जाए, तो ये युग्मनज यहाँ आकर होता है इम्प्लांटेशन होता है, उसका अंतर रोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो प्रारंभिक रूप से उसे पोषण देने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए ये इस तरह का कार्य करती है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों का संचय करती है, रुधिर केशिकाएं इसके साथ जुड़ती है और अगर निषेचन की ये क्रिया नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ये सारी जो परत है ये वापस टूटकर वेजाइना द्वारा और बाह्य जननांग द्वारा बाहर कर दी जाती है, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद फिर से इसका विकास होना चालू हो जाता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। तो एंडोमेट्रियम भी बहुत 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 महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, ये पढ़ा हमने गर्भाशय। गर्भाशय होता है कैसा? पायरिफॉर्म होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसके बीच में जो गुहा है उसे गर्भाशय गुहा कहते हैं। इसकी जो परतें हैं, इसका स्तर जो है वो 3 तरह के स्तर होते हैं। पेरीमेट्रियम जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, फिर मायोमेट्रियम ये अरेखित पेशियों का, चिकनी पेशियों का बना होता है जो प्रसव के समय बहुत तेजी से संकुचन करते हैं। एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से लगातार परिवर्तित होती रहती है और ये परिवर्तन इसलिए होते हैं ताकि निषेचन हो जाए तो उस स्थिति में इम्प्लांटेशन को ये आसान कर सके। चलिए अब बात करते हैं अगला पार्ट, सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो गर्भाशय, उसके जस्ट नीचे का ये एक नलिकाकार संकुचित भाग जो है ये कहलाता है सर्विक्स। सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा कहलाती है। ये गर्भाशय ग्रीवा में जो ये गुहा, आपको एक नलिकाकार गुहा नजर आ रही है, इसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये सर्वाइकल कैनाल और अगला जो पार्ट है उसे कहते हैं वेजाइना। ये दोनों मिलकर, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। बर्थ कैनाल जन्म नाल का निर्माण करती है। बर्थ कैनाल जन्म नाल का निर्माण करती है, क्योंकि शिशु यहाँ होता है तो शिशु जब प्रसव की क्रिया होगी तो वो इस नलिका से होकर बाहर आएगा। तो बर्थ कैनाल है, ये बर्थ करने वाली कैनाल नलिका है। ठीक है, तो सर्विक्स है। सर्विक्स का जो नलिकाकार पार्ट है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और अगला पार्ट है वेजाइना।
ये भी नलिकाकार भाग होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से नलिकाओं को बर्थ कैनाल कहा जाता है, बर्थ कैनाल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और आप दिमाग में रख लेना, यहाँ ये जो अंडवाहिनी है ये भी नलिकाकार है, गर्भाशय ये भी नलिकाकार है, सर्विक्स ये भी नलिकाकार है, वेजाइना ये भी नलिकाकार ही होता है। तो इन्हें सम्मिलित रूप से हम सहायक जनन नलिकाएं कहते हैं। मादा जनन तंत्र की अगर आपसे कोई पूछे कि सहायक जनन नलिकाएं कौन कौन सी है, तो अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स और, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप इसे उतारें। इसके बाद हम बाह्य जननांग जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे बाह्य जननांग, जो छठा पार्ट है बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो और बाह्य जननांग जो है ये कुछ निम्न भागों का बना होता है। एक जो है वो कहलाता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा इसका पार्ट जो कहलाता है वो है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तीसरा पार्ट इसका है लेबिया माइनोरा। इसके बाद चौथा पार्ट है क्लाइटोरिस। पांचवा पार्ट है हाइमन, पांचवा पार्ट है हाइमन। इसके अलावा दो इसमें छिद्र पाए जाते हैं, एक है यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस, और एक है जेनाइटल ओरिफिस। ये इसे हम कह सकते हैं मूत्र, हिंदी में मूत्र मार्ग, और ये है जनन मार्ग। ठीक है, तो बाह्य जो जननांग है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसके ये 7 पार्ट है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, यूरेथ्रल ओरिफिस मूत्र मार्ग, और जेनाइटल ओरिफिस जनन मार्ग। ठीक है, अब बात करें इनको स्ट्रक्चर में समझाएं तो कुछ इस तरह की संरचना, ये जो है श्रोणी क्षेत्र में पाए जाने वाला पार्ट है। इसका ऊपरी वसीय जो भाग है, इसका जो वसाओं का बना हुआ वसीय गद्दीदार जो भाग है, वसीय भाग, इस भाग को कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। इस मॉन्स प्यूबिस पर बहुत सारे त्वचा का आवरण और हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये नीचे की ओर आगे बढ़कर फोल्ड्स बनाते हैं, बड़े आकार के फोल्ड्स बनाते हैं। इन फोल्ड्स को, इन बड़े फोल्ड्स को लेबिया मेजोरा कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। बड़े हैं इसलिए मेजोरा, मेजर, बड़े फोल्ड्स बना रहा है। मॉन्स प्यूबिस का निचला भाग बड़े फोल्ड्स बनाता है, उन फोल्ड्स को लेबिया मेजोरा कहते हैं। इन लेबिया मेजोराओं के जस्ट नीचे जो है एक पतले फोल्ड्स, छोटे छोटे फोल्ड्स और पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट है जिस पर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ बड़े फोल्ड्स होते हैं जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। उस लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ जो है वो छोटे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। यहाँ इसके इन दोनों के बीच वाले पार्ट में, लेबिया मेजोरा और माइनोरा में, ऊपर की ओर जो है वो एक ओपनिंग होती है जिसे यूरेथ्रल ओपनिंग या मूत्र मार्ग कहते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओरिफिस कहलाती है, जिससे मूत्र जो है मूत्राशय से होते हुए मूत्र बाहर जाता है। और दूसरा जो ओपनिंग है उस दूसरे ओपनिंग को जो नीचे की ओर है, इससे
उसे जेनाइटल ओरिफिस कहते हैं, जेनाइटल ओरिफिस कहते हैं। जनन छिद्र इसे कहते हैं, जनन मार्ग इसको कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो यूरेथ्रल ओरिफिस है, यूरेथ्रल ओरिफिस जो है, उस यूरेथ्रल ओरिफिस के ऊपर की तरफ एक विशेष तरह की बाहर निकली हुई एक संरचना होती है। उस संरचना को क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ये इरेक्टाइल होती है, ये उत्थानशील होती है, ये उत्थानशील होती है, इरेक्टाइल होती है। इसमें विशेष तरह की संवेदनाओं से ये जो है वो कड़ी हो जाती है, उत्थानशील हो जाती है। इसीलिए बहुत बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नर जनन तंत्र के पेनिस के समजात होता है? तो ये पेनिस के समजात अंग है, पेनिस के समजात ये अंग होता है, पेनिस का समजात ये अंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइमन की। सबसे ये जो जेनाइटल ओरिफिस जो है, यहाँ वापस बना रहा हूँ, जेनाइटल ओरिफिस जो है उसमें शुरुआती अवस्थाओं में यानी कि बालिकाओं में इसमें यहाँ एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। जेनाइटल ओरिफिस में एक झिल्ली नुमा, प्रारंभिक अवस्था में झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। उस झिल्ली नुमा संरचना को हाइमन कहते हैं, झिल्ली नुमा संरचना को हाइमन कहते हैं। यह जो हाइमन है, ये हाइमन जो है वो साइकिलिंग के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, साइकिल चलाते हैं उस दौरान, या घुड़सवारी, घोड़ा अगर दौड़ा रहे हैं कोई महिलाएं तो घुड़सवारी, घुड़सवारी, या प्रथम मैथुन के दौरान, प्रथम मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैथुन के दौरान ये जो हाइमन झिल्ली है यह टूट जाती है, फट जाती है, टूट जाती है या फट जाती है। तो ये हाइमन जो झिल्ली है ये बालिकाओं में ये पाई जाती है और शुरुआती अवस्था में ये पाई जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा साइकिलिंग करें या घुड़सवारी करें या प्रथम मैथुन की क्रिया, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हाइमन झिल्ली जो है वो टूट जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ शिक्षित समाजों में ये माना जाता है, मान रहे हैं लोग, जो वास्तव में एक मिथ्या है, भ्रम है, कि हाइमन झिल्ली जो है एक वर्जिनिटी का टेस्ट होगा कि ये जो बालिका है वो वर्जिन है या नहीं है। इस हाइमन झिल्ली से ये तय किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हाइमन जो होता है वो और भी केवल सेक्सुअल क्रिया द्वारा ही नहीं, ये साइकिलिंग से, घुड़सवारी से, या एक और कुछ जो मैराथन वगैरह या कुछ विशेष तरह के जो खेलों से संबंधित महिलाएं हैं वो एक टैम्पोन का यूज़ करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टैम्पोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस टैम्पोन के लगाने से भी ये हाइमन झिल्ली जो है वो टूट जाती है। तो ऐसे में हाइमन झिल्ली जो है वो वर्जिनिटी का कोई निश्चित टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली समझा है। हमने अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननांग, इन सब संरचनाओं को हमने पढ़ लिया है। स्तन ग्रंथियों को हमने पहले भी एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया था।